आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं भाषा की ध्वनि व्यवस्था के बारे में कि ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि और वर्ण दोनों एक ही हैं या दोनों में कोई अंतर भी है? तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं भाषा की ध्वनि व्यवस्था। तो इसमें हम जानेंगे ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने आता है कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो हम इसको जान लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है। जैसे आ ई क ख आदि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। तो अब एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई का मतलब है कि इसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, कमल। तो कमल का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क में भी क के भी दो खंड होते हैं, क और अ। म की बात करें म अ, अगर ल की बात करें ल अ। ठीक है, तो क अ म अ ल अ। तो ये क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये सबसे छोटे खंड है। इससे ज्यादा इसके और खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो ध्वनि क्या हुई? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, तो ध्वनि को सबसे छोटी इकाई क्यों कहा जाता है? तो क्या ध्वनि और वर्ण दोनों एक ही हैं या दोनों में कुछ अंतर है? तो हम इसको भी जान लेते हैं कि ध्वनि और वर्ण दोनों एक हैं या दोनों में कुछ अंतर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या वर्ण है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सामने आपके दो फोटो हैं। एक में बच्चा पढ़ रहा है और दूसरे में लिख रहा है। ठीक है, तो अब हम इस उदाहरण के द्वारा ध्वनि और वर्ण के बारे में जान लेते हैं। ध्वनि वर्ण का उच्चारित अथवा कथित रूप है, जबकि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। तो मतलब क्या हुआ कि ध्वनि वर्ण का उच्चारित अथवा कथित रूप है। तो ध्वनि में क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं, हम अपने मुख से आवाज को निकाल रहे हैं, जैसे अ आ। ठीक है, तो जब हम आवाज निकालते हैं और हमारे गले से जब वो आवाज निकलती है, उच्चारित होती है, तो उसे हम कहते हैं ध्वनि। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण। तो वर्ण भी क्या मतलब क्या हुआ कि वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई हुई। और अगर हम ध्वनि की बात करें तो ये भी सबसे छोटी इकाई हुई। बस दोनों में अंतर क्या है कि ध्वनि को उच्चारित किया जाता है, बोला जाता है, और वर्ण को लिखा जाता है। यही दोनों में एक अंतर है, छोटा सा। तो हमें ध्वनि और वर्ण के बीच में अंतर तो समझ में आ गया। दोनों में अंतर क्या है कि ध्वनि उच्चारित की जाती है और वर्ण जो है वो लिखित रूप है। ठीक है, अब हम फिर से बात करते हैं ध्वनि की। तो मुख के अवयव से घर्षण करती हुई, रगड़ती हुई जब प्राण वायु बाहर निकलती है तो उसे ध्वनि कहते हैं। तो आवाज कब मुख से बाहर निकलती है? जब अंदर से हवा निकलती है, हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो एक हवा गले से बाहर आती है, गले से टकराती है, दांतों से टकराती है, जीभ से घिसती हुई, ओठों से लगती हुई और हमारे मुख से बाहर निकलती है। तो उस हवा के साथ ध्वनि भी निकलती है, जो आवाज निकलती है उसे ही तो ध्वनि कहते हैं। आप कुछ भी बोलने की कोशिश कीजिए तो अंदर से हवा जरूर निकलेगी। ठीक है, और वो आपके गले से टकराएगी, जीभ से रगड़े रगड़ खाएगी, दांतों से टकराएगी, ओठ से टकराएगी और बाहर निकलेगी। और उसके साथ साथ जो आवाज निकलती है उसी आवाज को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा में उच्चारित मूल ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें ही वर्ण कहते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो भाषा की बात करें तो उसका जो उच्चारित रूप है वो क्या है? ध्वनि है, और जो लिखित रूप है वो क्या है? वर्ण है। और इन्हें ही हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में सभी ध्वनियों के लिए वर्णों की व्यवस्था की गई है। तो हिंदी भाषा की जो एक खास बात है कि इसमें जितने भी ध्वनि है, हर ध्वनि के लिए वर्णों की व्यवस्था की गई है।
हम अ बोले, क बोले, ख बोले, हम कुछ भी बोलते हैं तो हर ध्वनि के लिए एक वर्ण की व्यवस्था की गई है। तो हिंदी भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए अलग अलग वर्णों का प्रयोग मिलता है। तो हम अब देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला को भी देख लेते हैं। ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को अथवा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम इसको और आसान शब्दों में कह सकते हैं तो वर्णों के परिवार को, वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और अगर हम हिंदी भाषा की वर्णमाला की बात करें तो इसमें कितने वर्ण हैं? वर्णों की संख्या है 52, जिसमें 13 स्वर हैं। तो आप देख लीजिए, स्वर लिखे हुए हैं अ आ ई उ ऊ, ठीक है, री ए ओ, ये सब लिखे हुए हैं। तो ये 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। क ख ग घ र च छ, ये सब जो मिला के कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। तो अब इस चीज को याद रखिए, 13 स्वर हैं। हिंदी भाषा की बात करें तो इसमें वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें से 13 स्वर हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है। और 33 व्यंजन है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब जो ये व्यंजन है दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ठीक है। दो या उससे अधिक व्यंजनों से ये मिलकर बने हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, जो मिलकर बने हैं। ठीक है। और इसके बाद दो गौण व्यंजन भी हैं। ये दो गौण व्यंजन कौन से हैं? अढ़ और अ। तो इनको गौण किसने कहते हैं? गौण का मतलब गायब। तो इसका हम प्रयोग तो करते हैं, हम लिखने में बोलने में इनका प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में आप देखेंगे तो जो अड़ और अड़ है, इसको जगह स्थान नहीं दिया गया है। इसका स्थान सिर्फ बोलने में लिखने में होता है, लेकिन वर्णमाला में इसको स्थान नहीं दिया गया है। इनकी जगह पे अगर हम देखें तो हमें क्या समझ में आता है? ढ, ठीक है, ड और ढ, ये चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन अढ़ और अड़, ये दो गौण व्यंजन है। गौण इसलिए क्योंकि ये हिंदी वर्णमाला में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इसको हम कहते हैं गौण व्यंजन। तो हमें समझ में क्या आया कि वर्णमाला की अगर बात करें तो वर्णों का परिवार है, और हर ध्वनि के लिए वर्ण जो है वो बनाए गए हैं। वर्णों की संख्या 52 है, 13 स्वर है, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है जो दो या उससे अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हैं, और दो गौण व्यंजन है, मतलब जो हैं तो, लेकिन वर्णमाला में इनको जगह नहीं दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय जरूर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।